इंडिया के अंदर एक, दो, तीन तरीके की गवर्नमेंट है। कोई भी ऐसी कंट्री जहां पर गवर्नमेंट के दो या फिर दो से ज्यादा हमें रूप देखने को मिलते हैं। एक होगी यूनियन गवर्नमेंट और उसी के साथ साथ एक हमें स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलती है। जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट को बनाया गया और जब हमारे भारत को आजादी मिली तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1950 के अंदर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार होता है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो वर्ड है फेडरलिज्म, इसको मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि इंडिया एक क्या है, फेडरलिस्ट कंट्री आपको देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। अपनी क्लास 11th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग आप सभी के सामने अपनी इस विजय सीरीज के अंदर या फिर इस विजय बैच के अंदर एक और जबरदस्त चैप्टर को डिस्कस करने के लिए आ गए हैं। क्लास 11th का यूट्यूब पर मौजूद ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट आप देखते हैं दोस्तों की बैच है, जिसके अंदर आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपके साथ हम लोग डिस्कस कर रही हैं। और जो आपका पॉलिटिकल साइंस वाला पोर्शन होता है आप लोगों मेरे साथ डिस्कस कर रही हैं। और हम लोग अब तक आप सभी के साथ जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के अंदर अलग-अलग चैप्टर्स रहे थे उनको डिस्कस कर चुके हैं। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के सामने क्या करने वाले हैं दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारा एक नया चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग फेडरलिज्म या फिर आप कहते हैं दोस्तों संघीय व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, है ना? संघीय व्यवस्था या फिर इसको संघवाद के नाम से भी जाना जाता है आपकी बुक के अंदर, हिंदी मीडियम वाले जो हमारे बच्चे हैं। अब इस चैप्टर को हम लोग आपके सामने रखेंगे और इस चैप्टर की पूरी कहानी को हम लोग अपने आज के इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं हमारी आज की इस क्लास में, हम लोग सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फेडरलिज्म या फिर ये संघवाद होता क्या है या फिर संघीय व्यवस्था होती क्या है, इसको जानेंगे। फिर हम लोग फेडरलिज्म का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से कॉन्सेप्ट रखा गया है वो जानेंगे। फिर सेंटर और स्टेट के रिलेशंस किस तरीके से होते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस किस तरीके से होते हैं उसको समझेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि कुछ हमारी जो स्टेट्स होती हैं वो डिमांड करती हैं ऑटोनॉमी की, कि हमारे इलाके के अंदर हमारी पावर ज्यादा होनी चाहिए। अब ये जो हमारा डिमांड होती है दोस्तों किस चीज की, आप देखते हैं कि ऑटोनॉमी की, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हमारे साथ पांचवा जो पॉइंट आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भैया गवर्नर का क्या रोल होता है, कि गवर्नर कौन है, किस तरीके से ये स्टेट के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन देते हैं, और प्रेसिडेंट रूल किस तरीके से कहीं पर इंपोज किया जाता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, कि अगर एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ किसी बात को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, चाहे स्टेट की बाउंड्री को लेकर या फिर पानी के बंटवारे को लेकर या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि रिसोर्सेज को लेके कोई झगड़ा हो जाता है, तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है, और कौन इन स्टेट्स के बीच में होने वाले अगर कोई इश्यूज हैं या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व कर सकता है, उसको पढ़ेंगे। और फिर हमारी आज की क्लास का ये आखिरी पॉइंट होगा जिसे कहा जाता है स्पेशल प्रोविजंस। ये क्या है, इन 8 पॉइंट्स के अंदर हमारा पूरा का पूरा ये जो लेक्चर है वो आपके सामने कंक्लूड हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास को करेंगे स्टार्ट। उससे पहले आप सभी बच्चों से करेंगे रिक्वेस्ट कि आप सभी बच्चे अपने पास कॉपी पेन पेंसिल जरूर रखें। जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जाए, वैसे पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो आप लोग उसको साथ साथ नोट डाउन करते रहें और अपने नोट्स साइमल्टेनियसली हमारे साथ बनाते रहें। लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा कि ये जो हमारा फेडरलिज्म है या फिर जिसको हम लोग हिंदी के अंदर किस नाम से जान रहे हैं, संघवाद कह रहे हैं, आखिर ये है क्या और इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी इस क्लास के अंदर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का कंटेंट मिलने वाला है, तो हिंदी वाले बच्चे घबराएं नहीं। देखिए सबसे पहले फेडरलिज्म या फिर अगर संघवाद की बात की जाती है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है दोस्तों, एक तरीके की गवर्नमेंट देखने को मिलती है। किस तरीके की, कि अगर देखिए कि कोई कोई कंट्री है ना, आप देखते हैं दोस्तों कि वहां पर अगर हमें गवर्नमेंट दो या फिर दो से ज्यादा तरीके की देखने मिलती हैं। जैसे आप इंडिया के अंदर देखें, हमारे पास क्या है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें कि हमारे यहाँ पर पूरी कंट्री को संभालने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट होती है। ऐसे ही हर स्टेट के लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। और ऐसे ही हमने अपनी यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स को बनाया गया है। और ये जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है ये क्या करती है, हमारी ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये बेसिकली इंडिया के अंदर जो हमारे पंचायत होते हैं उनको संभालती है। और ऐसे ही जो हमारी सिटीज होती हैं, सिटीज के अंदर हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारी नगर पालिका होती है ये हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इंडिया में कितने तरीके की गवर्नमेंट है, इंडिया के अंदर एक, दो, तीन तरीके की गवर्नमेंट है। कोई भी ऐसी कंट्री जहां पर गवर्नमेंट के दो या फिर दो से ज्यादा हमें रूप देखने को मिलते हैं, कोई भी ऐसा देश जहां पर हमें गवर्नमेंट के दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन देखने को मिलते हैं, उसी को हम लोग फेडरलिज्म या फिर संघवाद के नाम से जानते हैं, जहां गवर्नमेंट के दो या दो से ज्यादा रूप देखने को मिल रहे हैं, है ना।
इस पॉइंट को यहाँ पर अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं। एसेंशियली फेडरलिज्म इज एन institutional mechanism to access sets of politics, one of the region's level and other of the national level, and the government is autonomous in the own shape. In some federal countries there is even a system of dual citizenship. India has a single citizenship. तो यहीं पर यही बात की गई कि अगर आप लोग देखें कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं कि वहां पर हमें फेडरलिज्म देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब होगा कि वहां पर या तो दो या दो से ज्यादा तरीके की गवर्नमेंट होगी। एक होगी यूनियन गवर्नमेंट और उसी के साथ साथ एक हमें स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलती है, और दो से ज्यादा भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे हमारे इंडिया में 3 तरीके की गवर्नमेंट देखने को मिलती है। जिन कंट्रीज के अंदर हमें फेडरलिज्म देखने को मिलता है, जैसे अगर हम लोग यूएस के कॉन्सेप्ट में देखें, तो अमेरिका के अंदर हमें वहां के जो लोग होते हैं वो अपनी कंट्री के भी सिटीजन होते हैं और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि वो अपनी स्टेट के भी सिटीजन होते हैं। तो मान लो कि अगर कोई इंसान कैलिफोर्निया में रह रहा है तो वो कैलिफोर्निया का भी सिटीजन है और वो अमेरिका का भी सिटीजन है। अगर कोई बंदा न्यूयॉर्क में रह रहा है तो वो न्यूयॉर्क का भी सिटीजन है और अमेरिका का भी। बट अमेरिका, अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो हमारे यहाँ पर हमने सिंगल सिटीजनशिप को ही कैरी किया है। हमारे यहाँ पर स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होती है। अगर आप यूपी में रह रहे हैं तो आपको यूपी का सिटीजन नहीं कहा जाएगा, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से ही जाना जाएगा। उसी के साथ साथ द पीपल लाइकवाइज हैव टू सेट टू आइडेंटिफाई द लॉयल्टी दे बिलोंग टू द रीजन एज वेल एज द नेशन। फॉर एग्जाम्पल वी आर गुजरात is or Jharkhand is as well as Indian. Each level of the polity has distinction powers and responsibilities and has a separate system, government system. तो यहाँ पर यही बात की गई कि हम लोग अगर अपनी पहचान करते हैं तो हम लोग गुजराती हो सकते हैं, हम लोग झारखंड से रिलेटेड हो सकते हैं। हमारी जो आइडेंटिटी है हमारी कंट्री के अंदर हमारी एक नेशन के तौर पर है, और उसी के अंदर आप देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट्स ये 3 तरीके की बनाई गई हैं, ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि इंडिया का एक फ्रूटफुल तरीके से क्या किया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके, है ना। आगे बढ़ते हैं। द डिटेल्स ऑफ दिस डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर जनरली spelled out in written constitution, which is considered to be the supreme or and which is the source of the power of both sets of the government. Certain subjects which concern the nation as the whole, for example defense or currency, are the responsibility of the union and central government. Regional or local matters are responsibility for the regional or state government. So basically जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट को बनाया गया और जब हमारे भारत को आज़ादी मिली तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1950 के अंदर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार होता है। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शुरुआती टाइम के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने यहाँ पर सिर्फ 2 ही तरीके की गवर्नमेंट को रखते हैं। पूरी कंट्री को संभालने के लिए हमारी क्या होती है दोस्तों, आप देखते हैं कि हमारी एक कहलाती है यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पूरे इंडिया को आगे बढ़ाएगी। और ये किस तरीके की चीजें डिसाइड करती है कि इंडिया को डिफेंस में सिक्योर रखना, कि इंडिया के अंदर इंडिया पर कोई बाहर से अटैक ना हो जाए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आप देखते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। कंट्री के अंदर आप देखते हैं कि जो हमारी करेंसी है उसका फ्लो हो। उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं दोस्तों कि ये सारे जो ऐसे इश्यूज होते हैं वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है। कुछ जो रीजनल मैटर्स होते हैं, रीजनल मैटर्स जो होते हैं जो स्टेट के लेवल पे डील करने के होते हैं, वो स्टेट के जरिए ही संभाले जाते हैं। टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू सेटल डिस्प्यूट। और उसी के साथ साथ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर काम को लेकर कोई बंटवारा हो जाए, तो उसके बीच में अगर इन दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है, यानी कि भारत की एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, जहां पर आप देखते हैं दोस्तों की जो जुडिशरी है वो क्या करती है दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक तरीके से एम्पायर के तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देती है। जैसे क्रिकेट मैच के अंदर या फिर आप देखें किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर एम्पायर होता है जो देखता है कि कौन आउट हुआ है या फिर सिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे एम्पायर की कंट्रीब्यूशन मैच के अंदर होता है, वैसे जुडिशरी जो है वो इंडिया के लीगल सिस्टम के अंदर एक एम्पायर के तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देती है। और जुडिशरी के जरिए ही हमें ये देखने को मिल जाता है दोस्तों कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़ा हो रहा होता है तो वो जुडिशरी के जरिए ही रिजॉल्व कराया जाता है। फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भारत के संविधान में आप देखते हैं दोस्तों कि हमने फेडरलिज्म या फिर जो हमारी 2 तरीके की गवर्नमेंट है उसको अच्छे तरीके से इंडिकेट किया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इवन मेंशन द वर्ड फेडरलिज्म। अगर देखा जाए ना तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो वर्ड है फेडरलिज्म, इसको मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि इंडिया एक क्या है, फेडरलिस्ट कंट्री आपको देखने को मिल रहा है। आर्टिकल 1 जो है इंडिया का, अगर आप देखें दोस्तों कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयरफॉर शेल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। और यहां पर ये बात की गई कि भारत के संविधान में ये बताया गया है कि भारत यानी कि इंडिया जो एक भारत है और ये एक राज्यों का संघ है। यानी कि इंडिया कैसे बना है कि बहुत सारी स्टेट्स को बनाकर आप लोग देखते हैं कि हमने अपनी इंडिया को बनते हुए देखा है। और इसके अंदर हमें दिखता है दोस्तों कि जो हमारी स्टेट्स होंगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन होगी और हमारी यूनियन गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डिफाइन दिखेगी।
फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगले पॉइंट को देखते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर, कि अगर हम लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश करें कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट होती है और उसी के साथ साथ जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, क्या इनके बीच में पावर को लेकर झगड़ा नहीं होता? क्या इनके बीच में कौन ज्यादा पावरफुल है या फिर किसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनको इनको किसी बात को लेकर कोई परेशानी नहीं होती? सो देर आर टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट क्रिएटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हमें तैयार होता हुआ दिखा 1950 26 ऑफ जनवरी में, तो हमारे सामने दो तरीके की गवर्नमेंट थी। वन ऑफ द एंटायर नेशन कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट, पूरे देश को संभालने के लिए हमारी यूनियन गवर्नमेंट है। वन ऑन ईच स्टेट, और हर स्टेट को संभालने के लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकार है। बोथ ऑफ दीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, और इन दोनों को हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, यानी कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और दोनों के क्या क्या काम होंगे वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। If there is any dispute about the power comes under the control of the union and which under the state, there is a resolve by judiciary। और अगर स्टेट गवर्नमेंट और आप देखते हैं कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके बीच में किसी काम को लेकर या फिर किसी पावर को लेकर कोई टसल हो जाती है या झगड़ा हो जाता है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो जुडिशरी होती है वो क्या करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर की कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर फैसले देती है। The Constitution clarifies demarcates subjects which are under the exclusive domain of union and those under the state। तो भारत के संविधान में ये बता दिया गया है या फिर हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बता दिया गया है कि वो कौन-कौन से टॉपिक्स होंगे जो आप देखते हैं कि जिन पर हमारी यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने कानून बना सकती है या फिर अपने लॉज बना सकती है। ऐसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया गया है कि वो कौन-कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर वो कौन-कौन से काम है जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट को करने हैं। One of the most important aspects of divisions of power is that the economy and the financial power are centralized in hands of central government by the constitution। और अगर देखा जाए कि जो हमारी गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और स्पेसिफिकली जो फाइनेंशियल आप देखते हैं कि जो डिसीजन लेने होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए ही ज्यादातर लिए जाते हैं। द स्टेट्स हैव इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी बट वेरी मेजर रेवेन्यू सोर्स। तो अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर स्टेट के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम लोग देखें कि उनके पास जो रेवेन्यू या फिर जो टैक्स आता है वो कहीं ना कहीं कम होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों, कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देती है ना। तो एक तरीके से आप देखें कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी टैक्स कलेक्ट होता है, लेकिन और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कलेक्ट होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा कलेक्ट होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही हर एक स्टेट को उनके कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ कुछ पैसा देती रहती है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ लिस्ट देखने को मिलती है, इनमें से एक लिस्ट कहलाती है द यूनियन लिस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग संघ सूची के नाम से जानते हैं। अब ये यूनियन लिस्ट या फिर ये संघ सूची क्या है और ये किस तरीके से काम करती है और इसके अंदर क्या है। जैसे आप देखेंगे जब भी आप लोग किसी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठते हैं तो हर चैप्टर के अंदर आपको पॉइंट्स दिखते हैं, और उन पॉइंट्स के जरिए आपको पता होता है कि आप उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। जैसे हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने आप सभी के साथ डिस्कशन किया था कि व्हाट आर द टॉपिक्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आपको पता होता है कि क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। ऐसी ही भारत के संविधान ने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट के लेकर क्या क्या उनके काम होंगे ना, उनको लिस्ट बनाई है। एक लिस्ट कह रही है दोस्तों यूनियन लिस्ट या फिर संघ सूची। आप देखते हैं दोस्तों कि इसके अंदर हमारी कंट्री के अराउंड 100 के करीब सब्जेक्ट्स या फिर 100 के करीब टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं, और जब ये बनाई गई थी उस टाइम पर इसमें 97 ओरिजिनल टॉपिक्स हुआ करते थे। और हमारी एक है स्टेट लिस्ट, है ना। तो आप क्या देखते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ पर हमने एक यूनियन लिस्ट बनाई है। यूनियन लिस्ट के अंदर ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या फिर ये जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट होगी, इसके क्या क्या काम है, इसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सारे के सारे वर्क, उसकी सारे के सारे जितनी भी ड्यूटीज होंगी वो हम यूनियन लिस्ट के अंदर देखते हैं। और ऐसे ही हमारी स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या काम होंगे, स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तो अराउंड 61 रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर 61 वर्क हैं जो आप देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हमने प्रेजेंट होते हुए देखे हैं। और ओरिजिनली आप देखते हैं दोस्तों, है ना, आप देखते हैं कि ओरिजिनली इसके अंदर हमें 66 देखने को मिला करते थे, है ना। उसी के साथ साथ दोस्तों एक लिस्ट है जिसे कहा जाता है कंकरेंट लिस्ट, जिसे हिंदी में हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। और इस समवर्ती सूची में क्या होता है कि देश के अंदर कुछ ऐसे हमारे इश्यूज हैं या फिर देश की कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिस पर दोनों को मिलकर काम करना होगा। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन को अच्छा करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है और एजुकेशन को अच्छा करने की जिम्मेदारी हमारी स्टेट गवर्नमेंट की भी है। तो कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे हमारे टॉपिक्स होते हैं जिसपे दोनों मिलकर काम करते हैं, तो उनको हम लोग कंकरेंट लिस्ट या फिर समवर्ती सूची के अंदर लिखते हैं। और अराउंड 52 सब्जेक्ट जो है दोस्तों आप देखते हैं कि वो हमारे कंकरेंट लिस्ट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर मान लो कि कंकरेंट लिस्ट से लेकर कोई इशू बनाया जा रहा है, मान लो कि अगर देश के एजुकेशन पर कोई लॉ बनाने की बात हो रही है, और अगर इस तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि अगर एजुकेशन पर कोई लॉ बनाना है और एजुकेशन पर लॉ बनाते हुए किसी स्टेट गवर्नमेंट या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना उसको माना जाता है ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि थोड़ी ज्यादा पावर दी गई है।
इसी के साथ साथ हमारे सामने एक टॉपिक है फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आप लोग इंडिया के अंदर देखें, इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड अ सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ, जब भारत के संविधान को निर्मित किया गया तो हमने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को, या फिर ये जो हमारी केंद्रीय सरकार है, या फिर जो हमारी ये यूनियन गवर्नमेंट है, इसको थोड़ी ज्यादा पावर दी थी। इंडिया इज कंट्री ऑफ अ कॉन्टिनेंटल डायमेंशन एंड द इमर्स डाइवर्सिटी एंड द सोशल प्रॉब्लम। तो अगर हम भारत की आजादी के टाइम को देखें तो उस टाइम पर भारत के अंदर भारत से ही अलग होकर पाकिस्तान बना था, और उस टाइम की जो हमारी बहुत सारी स्टेट्स थी, जो राजा रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थी, वो इंडिया से अलग होने की डिमांड कर रही थी। तो इंडिया के टूटने का खतरा ज्यादा था, इसीलिए हमने एक सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाया जो थोड़ी ज्यादा पावरफुल होगी। और इंडिया अपने आप में ही एक बड़े कॉन्टिनेंट की तरह है। द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव दैट वी रिक्वायर्ड अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड अकोमोडेट डाइवर्सिटी। और हमारे यहाँ पर हमने फेडरल सिस्टम को रखा क्योंकि हमारे यहाँ पर अलग अलग सोशल ग्रुप हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग लैंग्वेज हैं, कि अगर हमारे यहाँ पर मराठी लोग रहते हैं तो उनके लिए महाराष्ट्र बन जाएगा और वो अपने स्टेट को खुद संभालेंगे। गुजराती लोगों के लिए गुजरात बन जाएगा, तमिल लोगों के लिए तमिलनाडु बन जाएगा, है ना। मलयाली लोगों के लिए आप देखते हैं केरला बन जाएगा, और हर एक इलाके के अंदर उनकी एक अपनी गवर्नमेंट होगी। सारे इलाके देश के अंदर मजबूत होंगे और पूरी इंडिया मजबूत होगी। इसी तरीके से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे उस बात पर यकीन कर रहे थे। बिसाइड द कंसर्न फॉर द यूनिटी, द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो बिलीव दैट द सोशो इकोनॉमी प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री नीडेड टू बी हैंडल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। और उनका मानना था कि हमारी कंट्री के अंदर जो सोशल और इकोनॉमिकल जो इश्यूज हैं उसको हमारी एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए ही केटर किए जा सकते हैं। अगर हम स्टेट को क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि ज्यादा पावर दे देते तो ऐसा हो सकता था कि ये स्टेट्स अपने आप को इंडिया से अलग करने की डिमांड भी कर सकते थे। Poverty, literacy and inequalities of the wealth were some of the problems that required planning and contribution। तो यहीं पर ये बात की गई कि हमारी कंट्री के अंदर गरीबी हुई, या फिर लोगों का ना पढ़ना हुआ, या फिर इनइक्वालिटीज जो हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिलती हैं, इनको इनको दूर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी। थस द कंसेस ऑफ यूनिटी एंड डेवलपमेंट प्रोमोटेड द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल। और इन्हीं वजह से हमने क्या किया कि अपनी गवर्नमेंट को एक तरीके से हम देखते हैं कि हमने एक स्ट्रॉन्ग फेडरल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया, जिसके जरिए हमारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि आगे तक लाई गई, है ना। तो यहां तक के जो हमारे पॉइंट्स थे उनको हमने एक एक कर आपके सामने देखा। अगला जो हमारे सामने पॉइंट है, फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि आपके सामने यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं और किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं आने देते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग देखें कि द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दैट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, कि किस तरीके से हमने अपने यहाँ पर एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया है, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्या है? The very existence of state, including its territory integrity, in the hands of parliament. The parliament is empowered to form a near state by separation of territory from any state of buying unwillingly or more state. It can also be it can also alter the boundary of any state or even its name। तो यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है भैया? यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किसी भी स्टेट को अगर हम लोग देखें, वो क्या कर सकता है दोस्तों कि कोई भी स्टेट अगर इंडिया के अंदर है, वो बेसिकली क्या करेगा कि वो यूनियन गवर्नमेंट के जरिए ही उसको रिकॉग्निशन दी जाएगी। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, हमारी स्टेट्स जो बनेंगी उनकी क्या क्या बाउंड्रीज होंगी, वो यूनियन गवर्नमेंट के जरिए ही बनाई जाएंगी। Indian Constitution provides for some safeguards by the way of securing the view of कंसर्ट स्टेट लेजिस्लेचर। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर या फिर स्टेट असेंबली की बात की गई है। और इसके अंदर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं कि अगर हमें इमरजेंसी आती हुई देखने को मिलती है। इमरजेंसी का मतलब क्या है कि अगर ये देख लिया जाए कि स्टेट के अंदर अगर किसी तरीके से जो रूल्स किया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के तरीके, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो उस इलाके के अंदर इमरजेंसी को इम्पोज किया जा सकता है। और इसके जरिए क्या किया जाता है कि हम अपने सेंटर की जो डोमिनेंस है उसको दिखाते हैं कि अगर ये फील किया जाए कि अगर किसी स्टेट के अंदर वहां के प्राइम मिनिस्टर सही तरीके से उस स्टेट को नहीं चला रहे हैं, तो वहां पर क्या किया जा सकता है, वहां पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है और इमरजेंसी लगाकर उस एरिया के अंदर पीस को स्टोर किया जा सकता है। इवन ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस दिस सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वेरी इफेक्टिव फाइनेंशियल पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो बहुत छोटी छोटी आप देखें दोस्तों की जो मेजर डिसीजंस लेने होते हैं वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होते हैं, और ज्यादातर फाइनेंशियल पावर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दी है। इन द फर्स्ट प्लेस आइटम्स जनरेटिंग रेवेन्यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सारे के सारे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, टैक्स कलेक्शन होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ज्यादातर हमें आता हुआ देखने को मिलता है। Thus, the central government has many revenue sources and the state are mostly dependent on the grants। और अगर देखा जाए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है
उनको पैसा दिया जाता है, आप देखते हैं दोस्तों कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए। सेकेंडली, इंडिया अडॉप्टेड प्लानिंग एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और इंडिया ने आजादी के बाद रैपिडली, तेजी के साथ अपनी प्रोग्रेस को करने की बात की और डेवलपमेंट की बात की। और आजादी के बाद अगर देखा जाए दोस्तों कि अगर हमें क्या करना था, अगर अपने आप को प्लान तेजी से आगे बढ़ाना था, तो हमें सेंट्रलाइजेशन की जरूरत थी कि हम क्या करें कि हमें पूरी इंडिया को आगे बढ़ाना है। अगर हम लोग हर स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते तो कुछ स्टेट अच्छा करती, कुछ स्टेट अच्छा नहीं करती। तो हमने सेंट्रल लेवल पे क्या किया दोस्तों कि एक ऐसी सुपरविजन वाली गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जो एक तरीके से कंट्री के हर एक हिस्से को आगे बढ़ाएगी, ताकि हमारी कंट्री के अंदर एक इक्वल, आप देखते हैं दोस्तों की इकोनॉमी का पूरा कॉन्सेप्ट आता हुआ देखने को मिले। द गवर्नर हैज सर्टेन पावर्स ऑफ रिकमेंडेड डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और अगर देखा जाए तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि एक चीज हमें आती हुई दिखती है कि अगर हम लोग देखें दोस्तों कि एक है हमारे सामने दोस्तों की स्टेट गवर्नमेंट है ना, और स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड होता है उसे हम लोग चीफ मिनिस्टर कहते हैं। और अगर आप लोग देखें दोस्तों की, है ना, और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इंडिया के जो राष्ट्रपति हैं, वो क्या करते हैं, हर स्टेट के अंदर अपना एक बंदा अपॉइंट करते हैं जिसको हम लोग गवर्नर कहते हैं। और जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज है वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर आप लोग देखते हैं वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिक्रूट किया जाता है। अब हमारा ये जो गवर्नर होगा, ये क्या करता है दोस्तों कि अगर किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी, आप देखते हैं दोस्तों कि लॉ बनाया जाता है, तो वो लॉ तब तक नहीं बन सकता जब तक उस स्टेट का गवर्नर उन पर साइन ना कर दे। तो स्टेट के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि जैसे अगर यूपी है तो यूपी के अंदर हमें यूपी असेंबली देखने को मिल रही है। अब ये यूपी असेंबली क्या करेगी, एक तरीके से यूपी असेंबली से पास होकर ये जो हमारा, आप देखते हैं दोस्तों कि पूरा का पूरा लॉ है, ये जो बिल है, ये गवर्नर के पास जाएगा, एंड द मोमेंट गवर्नर साइंस, तब ये उस स्टेट के अंदर कानून बन सकता है। तो ये प्रोसेस है स्टेट के अंदर लॉ बनाने का। अब होता क्या है, अब ये फील किया जाए दोस्तों, अगर हम लोग ये देखें कि जो गवर्नर है, गवर्नर ये देखे कि सीएम अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम कर रहा है, स्टेट के अंदर कोई भी काम देश के संविधान के अनुरूप नहीं हो रहा, तो इस टाइम पर गवर्नर क्या करेगा, प्रेसिडेंट को बताएगा, और प्रेसिडेंट क्या कर देंगे, यहाँ पर अपनी स्पेशल पावर को यूज कर कर इमरजेंसी लगा देंगे और इस इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा देंगे और यहाँ पर री इलेक्शन होगा। ये आप देखते हैं दोस्तों कि ये चीज हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। देयर मे बी ओकेजन्स वेयर द सिचुएशन में demand that the central government needs to legislate the matter from the state list. This possible if the move is redefined by the Rajya Sabha. The constitution clarifies states that executive powers of center and superior to the executive powers of the state। और यहीं पर ये बात बताई गई है कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात क्लियरली मेंशन की गई है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप में बहुत जबरदस्त है, और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दे रहा है। अच्छा, फर्दरमोर द सेंट्रल गवर्नमेंट में चूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकती है। आर्टिकल 34 एंड 33 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दोस्तों कि पार्लियामेंट टू प्रोटेस्ट एंड प्रोटेक्ट persons in service of union or state in respect of any action taken by during the material law or maintenance or restore order. This provision further strengthens the power of union government. The Armed Force Special Act has been made on the basis of these provisions. This act created tension between the people and the armed forces on some time. तो अगर देखा जाए, अगर ये रियलाइजेशन की जाती है, क्या रियलाइजेशन की जाती है दोस्तों, हमारे देश के अंदर जो हमारे संविधान का नियम नंबर 33 और 34 है, वो बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर कंट्री के अंदर प्रोटेक्शन की बात है, लोगों को सिक्योरिटी देने की बात है, तो उस टाइम पर भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी की पूरी पावर। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आप देखते हैं कि आर्म्ड एरी फोर्स स्पेशल पावर एक्ट दिया गया है, जिसे हम लोग आसफा के नाम से जानते हैं। और इसके तहत आप देखते हैं कि अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या फिर किसी स्टेट के अंदर देश से बाहर जाने की कोशिश की जा रही है, तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको अच्छे तरीके से काउंटर कर सकती है। और देश में अलग अलग हिस्सों में, जैसे पंजाब हुआ, जम्मू एंड कश्मीर हुआ, आप देखते हैं कि जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, जब वो कंट्री से अलग होने की डिमांड कर रही थी, तो उनको आसफा के जरिए ही टैकल किया गया था। In 1950 and 1960, the foundation of the federalism was laid under by जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की जो फाउंडेशन थी फेडरलिज्म की उसको रखा। It was also a period of Congress dominance over the center as the well। और अगर देखा जाए कि इस टाइम ड्यूरेशन में ना 1952 का इलेक्शन हुआ, 1957 का लोकसभा इलेक्शन हुआ और 1962 का लोकसभा का इलेक्शन हुआ। इन तीनों लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस बड़े तौर पर हमें जीतती हुई देखने को मिली और इसी को कांग्रेस का डोमिनेंस या फिर दबदबा कहा गया। एक्सपेक्ट ऑन द इशू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। देखा जाए दोस्तों कि हमारी फ्रीडम लीडर्स जो थे वो हर तरीके से रेडी थे कि हमें अपनी कंट्री के अंदर से चीजों को बेहतर करना है, लेकिन नए स्टेट्स को बनाने में बहुत सारे लीडर्स डरते थे, क्योंकि डर था कि अगर हमें नई स्टेट्स बना दी तो शायद ये इंडिया से अलग भी हो सकते हैं।
In the middle of the 1960, Congress dominance declined somewhat in the large number of states opposition parties। और जैसे जैसे हमने नई नई स्टेट्स बनाई तो हर नई नई स्टेट से नई नई पॉलिटिकल पार्टीज आई जिसने कांग्रेस के डोमिनेंस को कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया। इट रिजल्टेड इन डिमांड ऑफ ग्रेटर पावर एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी। और उसी के साथ हमें क्या देखने को मिला कि जब नई नई स्टेट्स हमें बनती हुई दिखी, जब हम देखते हैं कि बॉम्बे प्रोविंस से दो स्टेट्स बन गई, एक तो महाराष्ट्र बन गया और उसी के साथ साथ गुजरात बन गया। उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि मद्रास से आप देखते हैं दोस्तों कि हमें तमिलनाडु बनता हुआ दिखता है, और मद्रास से ही आप देखते हैं दोस्तों कि हमें अरुणाचल प्रदेश बनता हुआ दिखता है और आंध्र प्रदेश बनता हुआ दिखता है ना? जब इस तरीके से एक बड़ी स्टेट से या फिर एक बड़ी प्रोविंस से नई नई स्टेट बनती चली गई तो उन इलाकों के अंदर रीजनल पार्टीज आई जिसने कांग्रेस को काउंटर किया। और इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर जो स्टेट के रिश्ते और सेंट्रल के रिश्ते थे उनमें उतनी ज्यादा मजबूती हमें देखने को नहीं मिलने लगी। Sometimes these demand accept that the divisions of power should be changed in the favor of state and more power एंड इंपॉर्टेंट पावर्स टू बी साइन टू दिस। और बहुत बार देखा गया, जैसे आप देखते हैं दोस्तों कि 1966 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा पंजाब था, उस पंजाब से आप देखते हैं कि एक पंजाबी लोगों के लिए पंजाब बनता है, और पंजाब से ही आप देखते हैं दोस्तों कि हरियाणा को बनाया जाता है, और पंजाब से ही हिमाचल प्रदेश को बनाया जाता है। और फिर बहुत बार आप देखते हैं दोस्तों कि इन स्टेट्स के अंदर ये डिमांड की जाने लगी कि जो स्टेट्स है ना उनको ज्यादा पावर दी जानी चाहिए। पंजाब में कुछ ऐसी डिमांड होने लगी थी। अनदर डिमांड इज दैट स्टेट शुड हैव इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। और कुछ जहां पर ये डिमांड की गई कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना कलेक्शन होना चाहिए पैसे जमा करने का, ताकि वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद ले सकें। द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी डिमांड्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन पावर। और ये भी बात की गई कि स्टेट्स को और एडमिनिस्ट्रेशन पावर देने की जरूरत है ताकि वो अपनी मशीनरी को सही तरीके से चलाए और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पकड़ है उसको कम किया जा सके। ऑटोनॉमी डिमांड्स, अब देखिए दोस्तों कि बहुत सारी जो स्टेट्स हैं वो डिमांड करती रहती हैं किस चीज की, कि भैया हमारे अगर हम एक स्पेसिफिक स्टेट में रहते हैं, मान लो कि अगर तमिलनाडु के अंदर तमिलियंस रह रहे हैं, अगर केरला के अंदर हमें आप देखते हैं कि मलयाली लोग दिख रहे हैं, या फिर अगर हम कर्नाटका के अंदर आप देखते हैं कि हमें कन्नड़ लोग देखने को मिल रहे हैं, तो हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि ऑटोनॉमी डिमांड्स की जाती है कि एक रीजन के अंदर वहीं के लोगों का दबदबा ज्यादा होना चाहिए। कि कल्चर एंड लिंग्विस्टिक इश्यूज, दी ओपोजिशन इन डोमिनेशन ऑफ हिंदी इन तमिलनाडु। और अगर देखा जाए कि जो अपोजिशन पार्टीज रही थी ना, वो क्या करती हैं, स्पेसिफिकली जो हिंदी लैंग्वेज थी उसका अपोज किया जा रहा था तमिलनाडु के अंदर, उस टाइम को उसे मद्रास कहा जाता था। ऐसे ही पंजाबी लैंग्वेज और जो कल्चर है वो क्या करते हैं दोस्तों कि वो अपने स्टेट के अंदर अपनी लैंग्वेज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और इनका मानना है कि भैया हमारे इलाके के अंदर हमारा डोमिनेंस होना चाहिए और हम अपने इलाके को अपने तरीके से चलाएं। इसी को ऑटोनॉमी कहा जा रहा है, और इंडिया की अलग अलग स्टेट इस तरीके की डिमांड करती रहती हैं। अब रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट रूल, किस तरीके से जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, और किस तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि हमें चीजें इस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर बनती हुई दिखती हैं, इसको हम लोग एक एक कर आपके सामने यहाँ पर रखते चलते हैं। ठीक है, तो एक एक कर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे, सॉरी जो हमारे गवर्नर होंगे, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा उसको हम लोग एक एक कर यहाँ पर देखते हैं। द रोल ऑफ गवर्नर हैज ऑलवेज बीन अ कॉन्ट्रोवर्शियल इशू बिटवीन दी स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। द गवर्नर इज नॉट एन इलेक्टेड ऑफिस होल्डर। तो जो हमारा गवर्नर होता है वो इलेक्ट होकर आपको आता हुआ नहीं दिखता, अपॉइंट होता है। मैनी गवर्नर्स हैव बीन रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स और सिविल सर्वेंट्स। पॉलिटिशियंस बिसाइड द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देयरफॉर एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट गवर्नर आर ऑफन व्यूड एज द इंटरफेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट्स के अंदर जो गवर्नर रिक्रूट होते हैं या तो वो पुराने मिलिट्री ऑफिसर होते हैं, या फिर कोई पुराने सिविल सर्वेंट, या फिर कोई ओल्ड हमें पॉलिटिशियन दिखता है। When two different parties are in the power of center and the state, the role of governor becomes very more controversial। और अगर देखा जाए, जैसे अगर इसका एग्जांपल हम दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि दिल्ली के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि आम आदमी पार्टी हमें दिखती है पावर के अंदर, और सेंटर के अंदर हमें बीजेपी दिखती है। और यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो एक तरीके से बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल इमेज रहते हैं, कि अगर जो दिल्ली की गवर्नमेंट कुछ काम करना चाहती है तो कहीं ना कहीं आपको दिखता है दोस्तों कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके अंदर कुछ ऑब्स्टिकल्स या फिर कुछ चीजें उसको रखने की कोशिश करते हैं, और इनके जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा हमें कंट्रोवर्शियल देखने को मिलते हैं। The Sarika Commission that was appointed by the central government, it is submitted the report in 1998 to examine the issue relating to the state and center relation, recommended that the appointments of governor should be strictly non-partition। और ये बात की गई कि कोई भी बंदा जो गवर्नर बनाया जाए वो किसी एक पार्टी से आने वाला नहीं होना चाहिए, उस इंसान को गवर्नर अपॉइंट किया जाए किसी भी पार्टी से ना हो। Power and the role of the governor became controversial for more reason. One of the most controversial article in Indian Constitution is Article 355, which provides the precedent rule in the state। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को हटा सकता है, और अगर गवर्नर ये बताता है प्रेसिडेंट को कि इस तरीके की सिचुएशन है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम हो रहा है तो ऐसा हो सकता है। द प्रोविजन इज
to be applied when a situation has arisen in which government of state cannot carried out the adherence with the provisions of constitution। तो अगर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं चलाया जा रहा हो तो गवर्नर क्या कर सकता है, तो इस सिचुएशन में गवर्नर प्रेसिडेंट को बताएगा और प्रेसिडेंट क्या कर देगा दोस्तों कि इस गवर्नमेंट को हटा देगा। और फिर आप देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से 3-3 साल तक बहुत सारी स्टेट्स के अंदर हम देखते हैं कि हमने प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड होते हुए देखा है। द गवर्नर हैज power to recommend the dismissal of state government and so suspension of dissolution of state assembly. This has led to many conflicts। so बहुत सारी situations हम देखते हैं कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट के जरिए उनको हटाया गया है और गवर्नर ने उनको इस तरीके से एम्प्लॉयड किया है। इन सम केसेस स्टेट गवर्नमेंट वर डिसमिस्ड इवन व्हेन दे हैड अ मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर। और बहुत बार आप देखते हैं दोस्तों कि ऐसा हमें होता हुआ देखने को मिलता है कि 1957 के अगर आप इंडिया को देखते हैं तो वहां पर हम 1959 के अंदर अगर आप देखते हैं तो हमारे सामने क्या होता है दोस्तों कि केरला था। और केरला के अंदर हमें देखते हैं दोस्तों कि जो सीपीआई गवर्नमेंट थी ना, वो हमें आती हुई देखने को मिल रही थी। और फिर क्या किया जाता है कि उस टाइम की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि गवर्नर की मदद से वहां पर क्या करती है दोस्तों, आप देखते हैं कि एक तरीके से जो मेजोरिटी में आई हुई ये जो गवर्नमेंट थी इनको हटा देते हैं, कहते हैं कि भैया यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसके बाद आप देखते हैं कि 1967 का अगर आप इंडिया देखते हैं तो वहां पर भी बड़े लेवल पर हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारी जो मेजोरिटी में आई हुई गवर्नमेंट थी स्टेट के अंदर उनको हटाने की कोशिश की गई थी और ये सक्सेसफुली गवर्नर के जरिए ही किया गया था। Some cases went to the Supreme Court and court has ruled that constitution validity to the decision of imposed precedent rule can be examined by the judiciary। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग देखें कि बहुत सारे जो ये मामले रहे कि अगर गलत तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को हटाया गया तो इनको हम लोग हमारी जो जुडिशरी उसके पास दिए गए और फिर जुडिशरी ही क्या तय करती है, ये बताती है कि जो प्रोसेस रहा है पूरा का पूरा किसी गवर्नमेंट को हटाने का, क्या वो लीगल रहा है या फिर नहीं, वो जुडिशरी के जरिए ही पेश किया जाता है। इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट। सो अगर हम देखें दोस्तों कि अगर दो स्टेट्स के बीच में हमें फड्डा होते हुए देखने को मिल रहा है, अगर दो स्टेट्स के बीच में हमें झगड़ा होते हुए दिखता है तो उसको किस तरीके से डील किया जाता है उसको हम लोग देखते हैं। वाइल द स्टेट्स कीप फाइटिंग विद द सेंटर ओवर ऑटोनॉमी, देयर आर सम अदर रीजंस वेयर स्टेट्स आल्सो हैव सम प्रॉब्लम। लाइक स्टेट्स के बीच में रिसोर्सेज को लेकर या फिर आप देखते हैं कि उनके बीच में बाउंड्रीज को लेकर या वाटर को लेकर झगड़ा होता रहता है। और इस टाइम पर आप देखते हैं दोस्तों जो हमारी जुडिशरी होती है ये बहुत बड़ा रोल करती है। जो जो हमारा इंडिया का आप देखते हैं दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है, वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है कि दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है तो वो हमारी सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही इशू को उसको हम लोग देखते हैं दोस्तों कि क्लियर किया जाता है ना। और यहाँ पर अगर देखा जाए वन ऑफ दिस इज बॉर्डर डिस्प्यूट, कि स्टेट्स ज्यादातर बॉर्डर को लेकर लड़ते हैं। जैसे आप देखें दोस्तों कि अगर हम लोग ध्यान से देखें कि स्टेट्स हैव सर्टेन क्लेम्स ओवर टेरिटरी बिलोंगिंग टू द नेबरिंग, वन इज द लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट दैट इज लाइक महाराष्ट्र एंड कर्नाटका ओवर द बेलगांव रीजन। तो अगर आप देखते हैं दोस्तों कि ये हमारा महाराष्ट्र है, उसी के साथ साथ कर्नाटका है और ये एक रीजन बेलगांव के लड़ते हैं। कर्नाटक कहता है ये हमारा है, महाराष्ट्र कहता है ये हमारा है। उसी के साथ मणिपुर नागालैंड के बीच में भी आप देखते हैं कि अपने बॉर्डर को लेकर झगड़ा है। ऐसे ही आप देखते हैं कि हरियाणा और पंजाब के अंदर भी बॉर्डर को लेकर हमें झगड़ा देखने को मिलता है, जिनका मानना है कि भैया चंडीगढ़ उनके बॉर्डर में आना चाहिए, है ना। और राजीव गांधी ने क्या किया था दोस्तों कि इस कॉन्टेक्स्ट में बड़े बड़े तौर पर इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। और 1985 में उन्होंने क्या किया, बहुत स्मार्टली चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ एक इक्वल टेरिटरी के तौर पर रिकॉग्निशन दिला दी थी। दूसरा जो झगड़ा होता है स्टेट्स के बीच में वो होता है पानी को लेकर। और इंडिया के अंदर अगर आप लोग देखें दोस्तों कि बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि जैसे तमिलनाडु और हमारे जो कर्नाटक के लोग हैं वो कावेरी वाटर जो है, जो हमारी कावेरी रिवर है, उसको लेकर झगड़ा करते जा रहे हैं। उसी के साथ आपको देखने को मिलता है कि पंजाब के अंदर जो हमारी रावी नदी है, पंजाब का ये क्लेम है कि जो हरियाणा है या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो रावी नदी का पानी हमारे यहाँ नहीं आने देते हैं और इसको लेकर भी अलग अलग तरीके के डिस्प्यूट आपको आते हुए दिखते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर आप देखते हैं कि जो नर्मदा नदी का पानी है उसको लेकर भी महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ और मध्य प्रदेश के बीच में बहुत बार आपको झगड़ा होते हुए देखने को मिलता है। और इन सिचुएशंस के अंदर क्या होता है कि जो हमारी जो जुडिशरी होती है वही आखिरी रोल अदा करती है। आखिरी जो पॉइंट हमारे सामने है इसे कहा जा रहा है स्पेशल प्रोविजंस। स्पेशल प्रोविजंस के अंदर क्या होता है बेटा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जब कुछ स्टेट्स को अपनी कंट्री के अंदर शामिल किया है ना, तो उसको कुछ स्पेशल फीचर्स दे दिए हैं कि तुम दूसरी स्टेट से कुछ ज्यादा क्या दोगे, तुम्हें ज्यादा फैसिलिटीज दी जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ पर आप देखते हैं असम हुआ, नागालैंड हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, मिजोरम हुआ, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलाके हैं तो इनको क्या किया गया है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री को बचा के रखना है और इनके कल्चर को संभाल के रखना है, तो इनको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। स्पेशल प्रोविजंस आर एग्जिस्टेंट इन हिली स्टेट्स, जो हमारे हिली स्टेट्स हैं वहां पर ज्यादातर एप्लीकेबल है, जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ और आंध्र प्रदेश हुआ, है ना।
इन 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 एरियाज के अंदर भी आपको क्या दिखते हैं दोस्तों कि हमें कुछ स्पेशल इलाकों के अंदर ये सारी चीजें दिखती हैं। जम्मू कश्मीर इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दैट। तो जम्मू कश्मीर को जब इंडिया के अंदर शामिल किया गया था तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 के जरिए कुछ स्पेशल फीचर्स दिए गए थे। इसके अंदर ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या होगा दोस्तों कि इंडिया के सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल की बातें हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। जम्मू कश्मीर का जो हेड होगा उसे प्राइम मिनिस्टर कहा जाएगा। जम्मू कश्मीर का एक अपना अलग फ्लैग होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या होगा दोस्तों, एक तरीके से कोई भी इंडियन यहाँ पर लैंड या फिर जमीन नहीं खरीद पाएगा। इस तरीके की चीजें यहाँ पर इनको दी गई थी और इसकी वजह से आप देखते हैं दोस्तों कि इसकी वजह से ना एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हमें होता हुआ दिख रहा था और जम्मू कश्मीर इंडिया की और स्टेट्स की तरह कोई भी ज्यादा यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों की पीस नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो कम था, स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल थी इस आर्टिकल 370 के जरिए। और फिर इसी बात को लेकर आप देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे वो डिमांड करे जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर को क्या करना चाहिए, जम्मू कश्मीर का ये जो स्पेशल स्टेटस है इसको हटाना चाहिए और इंडिया में इसको किया गया। 2019 में आप देखते हैं कि हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट थी या फिर आप देखते हैं कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्या किया। आप देखते हैं कि जो जम्मू कश्मीर था इसको दो पार्ट्स के अंदर बांट दिया। अब जम्मू कश्मीर कैसा है, एक तो जम्मू कश्मीर एक हमारा यूनियन टेरिटरी बन चुका है और एक लद्दाख को हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया है ना, है ना। तो ये चीजें हमने यहाँ पर आपके सामने अच्छे तरीके से देखी। तो कश्मीर के अंदर अगर आप देखें दोस्तों किस तरीके की चीजें थी, जिसके अंदर देखते हैं कि कश्मीर के अंदर एक स्पेसिफिक इनकी गवर्नमेंट थी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे हिस्से यहाँ पर लागू नहीं होती थी, लेकिन बाद में आप देखें कि 2019 से अब कश्मीर इंडिया की दो यूनियन टेरिटरी में बढ़ चुका है, जहां पर इंडिया की सारी चीजें हमें आती हुई देखने को मिल रही हैं, है ना। यही पॉइंट हमने आपके सामने रखा और कुछ इस तरीके से इस चैप्टर के जो हमारे पॉइंट्स थे उनको हमने एक एक कर आपके सामने रखा। और ये जो हमारा चैप्टर है बेटा, है ना, आप देखते हैं कि फेडरलिज्म अब हो रहा है कंक्लूड। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो टॉपिक रहा फेडरलिज्म वाला वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर और उसके अंदर हम लोग आप सभी के सामने एक नए चैप्टर को रखेंगे। आपको ही बताना है कि आप लोग कौन सा चैप्टर कराना चाहते हैं, जिस चैप्टर की सबसे ज्यादा आप लोग करेंगे डिमांड उसी चैप्टर को हम लोग रखेंगे आप सभी के सामने। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।